नमस्कार। लगभग पूरे देश में मानसून ने दस्तक दे दी है। लोग बहुत खुश हैं। फसल के लिए तो अच्छा है ही, तपती गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। लेकिन मानसून के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, क्योंकि ये अपने साथ कई बीमारियां लेकर भी आता है। क्यों बरसात में लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं? किस तरह के इन्फेक्शंस इस मौसम में फैलते हैं? खाने पीने में किस तरह के परहेज़ की ज़रूरत है? और सबसे बड़ा सवाल कि हम क्या करें कि मानसून में बीमार ही ना पड़ें? इन सारे सवालों का जवाब दिया है डॉक्टरों ने। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। क्या बरसात के दिनों में आर्थराइटिस की समस्याएं बढ़ जाती हैं? डेफिनेटली बरसात के टाइम पे आर्थराइटिस की समस्याएं बहुत बढ़ जाती है और मैंने देखा है कि पेशेंट्स में भी सर्ज होता है। द स्वेलिंग्स इन द जॉइंट्स दे आल्सो इंक्रीज एंड समटाइम्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द यूरिक एसिड, because of the increased humidity and the patients not taking proper water intake and dehydration, and this gouty arthritis also sees a flare. तो बरसात के आने पे जोड़ों में दर्दें जो है वो बढ़ जाती हैं और उसका कारण या तो ह्यूमिडिटी जो इंक्रीज वाटर मॉइस्चर होता है उसके कारण, और प्लस बिकॉज ऑफ बरसात के कारण जो नॉर्मल एक्सरसाइज पैटर्न होता है पेशेंट्स का, खाने में भी कुछ बदलाव करने की ज़रूरत होती है, अगर वो नहीं हो पाता तो उस कारण, और प्लस मेडिसिन अगर टाइम से नहीं ले रहे हैं तो उस कारण भी गठिया में बड़ा देखा गया। तो आर्थराइटिस के जो पेशेंट हैं, बरसात शुरू होने से पहले ऐसा क्या करें प्रिवेंटिव कि वो इन समस्याओं से बच सकें? मेरे ख्याल से जो पेशेंट्स को मैं मैसेज देना चाहूँगी वो ये कि जब बारिशों का मौसम आता है तो ये नहीं कि अगर, क्योंकि थोड़ा सा इन लोगों के लिए ठंडा हो जाता है तो ये लोग अपने बिस्तर में ज़्यादा देर टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो अपनी एक्टिविटी लेवल को जो पहले मेंटेन करते हैं उसको मेंटेन करना चाहिए, और सेकेंड थिंग इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इंक्रीज प्रेस्पिरेशन होती है, पसीने ज़्यादा आते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ह्यूमिडिटी। तो जो डिहाइड्रेशन है पार्ट, उसके लिए वाटर इनटेक को अपना इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी होता है, और अपनी दिनचर्या को जितना भी हेल्दी बनाना है, मतलब वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, ना कि जो बाहरी वातावरण बदल रहा है, जैसे बारिश हो रही है उसके साथ ठंडा लग रहा है तो वापस अपने बिस्तर पे आ गए, उस चीज़ को अवॉइड करना है। सो मेरे ख्याल से जो एक्टिविटी लेवल को मेंटेन करते हुए और अपने खान पान पे ध्यान रखते हुए उस पर काम करना है उनको। देश के कई इलाकों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है और दिल्ली और आसपास भी अब होने वाली है, और ये आप कहें संयोग है या क्या है कि इसी समय कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं देश के कई इलाकों में। क्या मानसून की बारिश से इसका कोई संबंध है? क्या मानसून की बारिश इसको एम्पलीफाई करेगा या कंट्रोल करेगा? कुछ रिश्ता है? आई थिंक कि मानसून का मतलब जो वेदर है, ये टेम्परेचर बिल्कुल एप्ट होता है किसी भी वायरल रेप्लिकेशंस के लिए, और इसीलिए अगर आपने मतलब जब कोविड नहीं भी था तब भी जब ये मौसम आता था तो तब भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बढ़ जाते थे, which is maybe because of the dampness, because of the weather conditions, patient not doing their regular activities, preferring to stay more indoors, and जो एक perpetual problem होती है chronic patients के साथ कि अगर वो अपनी दवाइयों के साथ भी compliance नहीं करते हैं तो ये भी add on करता है। अभी तक सर्दियों के टाइम तक और गर्मियों के टाइम में थोड़ा सा फूड हैबिट्स हमारी बदलती हैं, लेकिन जैसे मानसून आता है तो मुझे लगता है और भी तला वाला जो खाना खाते हैं, प्लस मोर ऑफ दी मसाला वगैरह जो नॉर्मल हाउस होल्ड फूड्स में लोग यूज़ कर लेते हैं और पेशेंट भी उसको कंज्यूम करता है। इस समय एकदम से डिफ़िकल्टी आती है क्योंकि आपकी गैस्ट्रिक जो जूसेस बनते हैं और बिकॉज ऑफ द इनएक्टिविटी उनमें भी थोड़ी सी शीतलता आती है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि मॉनसून के आने से अगर पेशेंट्स अपने दोबारा से अपनी पूरी रहने की पद्धति को नहीं से ठीक से देखता है तो वो इन सब चक्रों में पड़ सकता है, और जोड़ों में दर्द है, प्लस कोविड का इन्फेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि वायरल इन्फेक्शंस इस टाइम मौसम में, क्योंकि वेदर जो टेम्परेचर है इट इज़ वेरी मच एप्ट फॉर ऑल द वायरल डिजीजेस टू फ्लेयर अप। कि मॉनसून में टेम्परेचर के
फ्लक्चुएट करने से ज्यादातर बीमारी होती है, तो क्या इस दौरान हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है? जी नहीं सर, मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, लेकिन मॉनसून का जो सीजन है वो ओवरऑल बीमारियों के लिए काफी प्रोन माना जाता है। उसका रीजन ये है कि जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि हाइजीन जो है वो एक तरह से थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन कोई भी डैम्प एरियाज जैसे होते हैं, जैसे हमारे घर में कई बार अगर किसी कारण ओस हो जाती है, जैसे विंटर के महीनों में, या फिर हम मॉनसून के कारण ज्यादातर इंडोर रहना प्रेफर करते हैं, तो उसमें ये हो सकता है कि हमारा जो एक्सपोजर है नॉर्मल उससे वो कम होने के कारण हम बीमारियों के लिए और ज्यादा प्रोन हो सकते हैं। बट ये कहना गलत होगा कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो मॉनसून के महीनों में कम हो जाती है। हमको हमेशा ही हमारे न्यूट्रिशन पे ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो मॉनसून है, चाहे वो समर है या विंटर है। और विटामिन डी जिसको हम कहते हैं, जो कि एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारी इम्यूनिटी में, उसका हमेशा ही हमको थ्रू आउट द ईयर हमको ये करना, मेक श्योर करना चाहिए दैट वी आर always sufficient of vitamin D to prevent from the normal viral fever जो भी हम सीजनल वेरिएशंस में देखते हैं, या फिर कोई भी और बीमारी है जिससे हमको लड़ने की क्षमता जो है वो विटामिन डी की सफिशिएंसी के साथ वो थोड़ी और बेटर हो जाती है। मॉनसून में वायरल फीवर के केसेस बढ़ जाते हैं जी, और कोरोना के फीवर्स अभी इस समय चल रहे हैं और दोनों के सिम्टम्स लगभग बराबर हैं। ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये मान लेते हैं कि ये तो वायरल फीवर है और टेस्ट नहीं कराते हैं। जब डॉक्टरों के कहने पे टेस्ट कराते हैं तो वो कोविड निकलता है। दोनों में कैसे सिम्टम्स को देखते हुए कैसे अंतर करें? पहले ये हमेशा से ही एक चैलेंज रहा है हम सब के लिए, क्योंकि कोरोना और जो वायरल फ्लू या नॉर्मल फ्लू, सीजनल फ्लू जिसको हम कहते हैं, उसके सिम्टम्स लगभग कई तरह से सेम होते हैं, बिकॉज इट इज अ वायरल फीवर, सो इज कोरोना। तो कोरोना भी एक वायरल फीवर होने के कारण सिम्टम्स ओवरलैप जो है वो दोनों के ही होते हैं। लेकिन हमने जो ट्रेंड देखा है अभी जो पिछले 2-2.5 साल से हम देखते हुए आ रहे हैं, जब कोरोना की केसेस में सर्ज होता है तो वायरल फ्लू जो है वो एक तरह से हम इतना कॉमनली नहीं देखते हैं जितना कोरोना को देखा जाता है। उसका ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, खासकर अभी गर्मियों के महीनों में जब ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, लोग इंडोर्स रहना पसंद करते हैं गर्मी के कारण, तो ट्रांसमिसिबिलिटी रेट जो है उसका बढ़ जाता है। तो इसके सिम्टम्स में ज़्यादातर हम जो कॉमन चीज़ें हैं वो यही देखते हैं कि शुरुआत या तो सर्दी, नज़ला, खांसी, जुकाम से हो सकती है, थोड़ा बहुत माइल्ड फीवर जो है वो आ सकता है, दोनों केसेस में, जो कि सीजनल फ्लू में भी हो सकता है और कोविड में भी हो सकता है। लेकिन कोविड जो है सर वो एक फ्रॉम वन फैमिली मेम्बर टू अनदर फैमिली मेम्बर, जिसका ट्रांसमिसिबिलिटी जिसको हम कहते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा देखा जाता है एज कम्पेयर टू द सीजनल फ्लू। ऑल्सो कोई जो भी हम वल्नरेबल पॉपुलेशन जिसको कहते हैं, जो कि खासकर हमारे बुजुर्ग लोग हैं या फिर जिनको क्रोनिक बीमारियां है, डायबिटीज़ है, हार्ट पेशेंट्स हैं, वो सभी जो है वो कोरोना के लिए थोड़े से ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं। उनमें जो कोरोना होने की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। इसलिए इन सब केसेस में हमको इररिस्पेक्टिव की सिम्टम्स जो भी है, चाहे वो मामूली खांसी है या खराश है गले में या फिर माइल्ड फीवर है 99-100 तक है, तब जब कोरोना के केसेस हर जगह, हर प्रदेश में अभी बढ़ रहे हैं, हम सबको एज प्रिकॉशनरी कोविड टेस्ट सबके लिए ही करना चाहिए। एंड आई थिंक दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म जिससे मैं ये मैसेज दे सकती हूँ सब लोगों को कि आप कोई भी फीवर को जस्ट सीजनल फ्लू अपने आप डिक्लेयर ना करते हुए कोविड का टेस्ट जरूर करें। डॉक्टर साहब, लोगों की एक शिकायत ये भी रहती है कि आयुर्वेद में परहेज बहुत ज्यादा है। अब जैसे अभी आपने पकोड़े का जिक्र किया, अब बरसात में पकोड़े खाने का मन करे तो आयुर्वेद इसकी इजाजत नहीं देता है। तो कुछ तो ऐसा आयुर्वेद में होगा जो हमें थोड़ी छूट दे कि हम बरसात में कम से कम पकोड़े खा सकें या कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम खा सकें जो साल भर नहीं खाते हैं आयुर्वेद को मानते हुए। तो ऐसा क्या है जो हमें बरसात में बीमारियों से बचाए और हमें परहेज पे थोड़ा सा कम ध्यान दे? देखिए, यहाँ जो परहेज है ये आपको बाउंड करने के लिए नहीं है, या जो रिस्ट्रिक्शंस है आपको बाउंड करने के लिए, बिकॉज नन ऑफ द अदर टू डॉक्टर्स, इवन मी, वी डोंट वांट दैट समवन टेक्स एनी मेडिसिन। मैं तो ये भी नहीं बोलता आयुर्वेद की दवाई भी क्यों लेनी है भाई। जैसे हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, आपको याद है हम जब पढ़ाई करते तो हमारे पिताजी हमें एक व्हाइट पेपर लिखते थे, टाइम टेबल, सुबह इतने बजे उठना। मैंने तो हमेशा अपने टेबल के आगे लगा रखा था, स्टडी टेबल के आगे, इतने बजे उठना, ये पढ़ना, इस समय ये करना, ये लंच, ये डिसिप्लिन।
सब लोग सब कुछ कहते हैं, बट मैं एक बात बोलता हूँ कि डिसिप्लिन इज द की टू गुड हेल्थ। अगर आप डिसिप्लिन में, और देखिए कभी कभी सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि हम वन में रह रहे हैं, मुझे भी पता है सोशल लाइफ सभी की, हमारा कभी कभी मन भी करता है, बट अगर मुझे ये पता है, फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात समझिए, मुझे कोल्ड है मान लीजिए, और मेरे सामने आइसक्रीम रखी है और मेरा मन कर रहा है मैं खाने का, इसको आयुर्वेद में प्रज्ञा अपराध कहते हैं, जिसे कहते हैं मिस्टेकन इंटेलेक्ट। जब आपको पता है वो चीज आपके लिए गलत है, फिर भी देखिए मैं बड़ी बात नहीं बोलूंगा कि आप अपनी इंद्रियों पे, अपने मन पे कंट्रोल करिए, बट ये जरूर कहूंगा कि देखिए और सीजन भी तो है। देयर आर, आई मीन इंडिया वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैव 6 सीजंस, राइट? सो जो विंटर्स वाला टाइम है, दैट टाइम योर अग्नि डाइजेशन इज वेरी गुड। आपने इस चीज को देखा होगा, गोंद के लड्डू खा लो, ये खा लो, हैवी खा लो, हमारे घरों में बनते हैं। वो कब बनते हैं? विंटर्स में। समझ में कोई नहीं देता क्यों? बोले गर्म होते हैं जी, गर्म नहीं होते, आपकी अग्नि यानी डाइजेशन पावर वीक होती है, इसलिए कहा जाता है। सो अगर पकौड़े भी खाने हैं तो विंटर्स में खा लीजिए ना, हाँ कौन मना कर रहा है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं कि बरसात होते ही उन्हें वायरल फीवर होता है, फिर वो एलोपैथिक दवा खाते हैं और 3-4 दिन तक बुखार रहता है, फिर वो ठीक हो जाते हैं। क्या आयुर्वेद में कोई घरेलू नुस्खा ऐसा है कि बरसात शुरू होने से पहले हम उसका सेवन करें कुछ दिनों तक, तो वायरल फीवर हमें बरसात में हो ही नहीं? देखिए आपको इन्फेक्शन, वायरल फीवर वगैरह तब होगा, कब होगा? 2 पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी, जैसा कि डॉक्टर शर्वरी और डॉक्टर किरण ने बोला कि भाई फूड बॉर्न डिजीज है, वाटर बॉर्न डिजीज है, वाटर लॉगिंग हो गई, तो वहां से कुछ बैक्टीरिया या वायरल ग्रोथ हुई और उसकी वजह से हुआ। एक तो ये चीज होगी, उसको ऑब्वियसली हम प्रिवेंट करें। और दूसरी चीज, हम अपनी अग्नि, हम अपनी स्ट्रेंथ, हम अपनी बॉडी को रखें ही ऑप्टिमम। नुस्खे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब जैसे सिंपली ये वर्षा ऋतु है, 1 मिनट और लूंगा, इसमें वायु बढ़ती, वात इन एयर एलिमेंट बढ़ता है, तो जैसा डॉक्टर किरण ने बोला रूमेटिज्म के केसेस ज्यादा आते हैं, है ना, कहा उन्होंने, तो उसी चीज को मैं भी कंटिन्यू करता हूँ। यस, रूमेटिज्म के केस ज्यादा आते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद दिस इज द एग्रीवेशन ऑफ वाता डोमिनेंस। इट मींस एयर एलिमेंट गेट्स more dominant these days, it gets प्रकोपित, and that's why all kind of pain disorders, cervical spondylosis, lumbar, मेरे पास तो केसेस आने भी शुरू हो गए हैं, स्पाइनल प्रॉब्लम्स के, आर्थराइटिस के, ऑल काइंड ऑफ पेन डिसऑर्डर पेशेंट्स कम। प्लस आप इस चीज को नोटिस करेंगे, अभी बहुत सारे लोग एसिडिटी शुरू हो जाएगी, लोगों को कहना कि मुझे एसिडिटी हो रही है, इम्प्रॉपर डाइजेशन, इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट, ऑल दोस थिंग्स। वायरल फीवर भी इस समय सबसे ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि आपकी जब अग्नि कम होती है तो आपकी, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, आपकी ओजस भी कम होता है। अगर आपको अपना ओजस बढ़ाना है तो आप अपनी अग्नि बढ़ाइए। इसका मतलब ये जो सिंपल सा नुस्खा हुआ वो ये हुआ, जिंजर यानी जिसे हम अदरक बोलते हैं, थोड़ी सी अदरक को ग्रेट कर लीजिए हल्का सा, उसमें आधी चम्मच शहद, बहुत ज्यादा नहीं, केवल आधी चम्मच शहद, और 2 से 3 चुटकी दालचीनी मिला लीजिए। इट विल बिकम अ पेस्ट। इसको आप रोज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने से पहले लीजिए। सुबह का समय कफ का होता है, वायरल डिसऑर्डर सारे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद कफ के डिसऑर्डर होते हैं, तो आप सुबह लेंगे, डाइजेशन फायर बेटर होगी, एलिमिनेशन अच्छा होगा, बॉडी में टॉक्सिन एक्यूमुलेट नहीं होगा, प्लस किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन से आप अपने आप को बचा पाएंगे। एक तो ये बात होगी। दूसरी बहुत ही सिंपल, सुबह सुबह पानी की एक बोतल लीजिए, सिंपल, चाहे वो मैं बैठा हूँ कांच की लीजिए, बेटर नहीं तो प्लास्टिक की भी, तो कोई दिक्कत नहीं। 2-3 काली मिर्च कूट के उसमें डाल दीजिए, 4 से 5 तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। सो हमें कुछ गर्म नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, और पूरे दिन इसी पानी को पीजिए। देखिए, क्योंकि तुलसी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद इज द बेस्टेस्ट एंटी माइक्रोबियल हर्ब। तुलसी हमारे घर में, काली मिर्च हमारे घर में, इसको यूज करिए, आप अपने आप को बचा पाएंगे। मॉनसून के बारे में एक बात और कही जाती है, पता नहीं ये सच्चाई है या मिथ है, कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, खास करके फिश, बरसात में फिश बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कितनी सच्चाई है इसमें? एक्चुअली मीट और फिश के साथ प्रॉब्लम ये कि आप सोर्सिंग कहाँ से कर रहे हैं। ज्यादातर जो मीट और फिश अवेलेबल है दिल्ली में, अगर आप किसी मार्केट में जाएंगे तो वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का है। मतलब आपको पता है कि किस तरह हमारे पोल्ट्री फार्म्स में चिकन रखे जाते हैं, हाइजीन बहुत पुअर होता है वहाँ पे, बहुत ही पुअर। क्योंकि इतना पुअर हाइजीन है, वो बर्ड्स ही इन्फेक्टेड है, वो चिकन या मटन इन्फेक्टेड है तो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। प्लांट्स में ये नहीं होता, बिकॉज प्लांट्स कैन नॉट इन्फेक्ट यू। आप प्लांट बेस्ड फूड खाएंगे तो उससे आपको, जब तक वो बैक्टीरिया मतलब बहुत ही अनहाइजीनिक ना हुआ, वो बैक्टीरिया लोड नहीं होता है। लेकिन मीट में हमेशा ही देयर इज अ लोड ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया, तो पैरासाइट्स भी होते हैं कई बार, तो इन्फेक्शन की चांसेस ज्यादा होती हैं। और फिश स्पेशली इन अ सिटी लाइक दिल्ली, क्योंकि अगर आपको फ्रेश फिश खानी है, देखिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे दूंगी, इट्स नॉट अबाउट अ सर्टेन रेस, बट इन दिल्ली में काफी बंगालीज रहते हैं। यस, देयर आर एरियाज जहां बंगालीज रहते हैं। बंगालीज जब बंगाल में रहते थे ओरिजिनली, तो वो समुद्र के पास थे, तो वहाँ फ्रेश फिश आती थी, फ्रेश कैच होता था, लोग उसको पका के खाते थे। वही लोग जब दिल्ली आगे तो उनकी खाने की हैबिट्स तो वही रही, बिकॉज वो फिश खा के ही बड़े हुए।
बट यहाँ पर वो फिश मिलती नहीं। जो यहाँ पर फिश मिलती है वो छोटे छोटे तालाब में ग्रो करते हैं, पॉन्ड्स में, जिनमें बहुत ज्यादा मर्करी, लेड, आर्सेनिक, कैडमियम ऐसे टॉक्सिन्स पाए जाते हैं उन फिशेस में, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल वेस्ट उन पॉन्ड्स या लेक्स में जा रहा है और वो फिशेस को टॉक्सिक बना देता है। इसलिए अगर आप फिश या मीट खा रहे हैं तो मीट कहाँ से आ रहा है वो देखना जरूरी है कि ऐसी जगह से ना हो जो इन्फेक्शन कॉज कर सके। और अगर आप फिश खा रहे हैं तो रिवर फिशेस खाएं, पॉन्ड्स में जो फिशेस ग्रो की जाती हैं वो नहीं खाएं, जो स्ट्रीम में, जो फ्लोइंग वाटर में फिश ग्रो होती है वो वाली फिश खा सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हेल्थ नामा में हम फिर मिलेंगे कुछ नए डॉक्टरों के साथ। नमस्कार।